नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मंगेश यादव एनकाउंटर की याद एक बार फिर से सबको आ गई है, क्योंकि इतने दिनों बाद, एनकाउंटर के इतने दिनों बाद अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो सबके सामने है। सवाल यहां पर यह है कि आखिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा क्या आया जिसकी चर्चाएं खूब होने लगी। चंद्रशेखर आजाद की बात करें तो उन्होंने भी सवाल उठा दिया है। अखिलेश यादव आपने देखा था कि उस समय भी खूब आवाज उठा रहे थे और इस एनकाउंटर के ऊपर सवाल उठा दिया था कि ये फेक एनकाउंटर है। और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकल कर आई है दोस्तों, जल्दी से मैं वो बताता हूं आपको। मंगेश यादव के शरीर में कई चोट और घाव पाए गए हैं। गोली माथे से होते हुए पीछे खोपड़ी से निकल गई है वह बाहर। मंगेश यादव के माथे में सामने से गोली लगी है। मंगेश यादव को मारी गई सारी गोलियां आर पार हुई हैं। बाएं हाथ की कोहनी से भी आर पार हुई है गोली। और जो मंगेश यादव के वकील हैं वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मंगेश को फ्रंट से और सटाकर गोली मारी गई है। तो पुलिस की थ्योरी तो कुछ और थी, और यहाँ पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई है उसके मुताबिक ये मंगेश यादव के वकील जो है वो यहाँ पर दावा कर रहे हैं कि सटाकर गोली मारी गई है। तो टॉर्चर किया गया था क्या, इससे पहले सवाल ये भी उठ रहा है। तो प्रशांत शुक्ला हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए। प्रशांत भाई, देखिए, अब क्या लग रहा है आपको इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सामने आने के बाद? एक बार फिर से राजनीतिक तौर पर यह मुद्दा उठाया जाएगा, गरमाएगा ये? देखिए, मुद्दा मुझे लगता नहीं है कि इस मुद्दे को समाजवादी पार्टी छोड़ने के मूड में है। समाजवादी पार्टी से जुड़े तमाम लोग जब से इस पर खबरें की गई कल से लेकर के अभी तक लगातार इसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अभी तक किसी बड़े नेता का, किसी बड़े समाजवादी पार्टी के किसी बड़े लीडर का भी इस पर कोई रिएक्शन नहीं है, लेकिन उम्मीद ये की जानी चाहिए कि आने वाले वक्त में ये मुद्दा गर्म होगा। गर्म इसलिए होगा क्योंकि जिस तरीके से इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जो फाइंडिंग्स आई हैं, वो उस फाइंडिंग्स पर सवाल उठ रहे हैं। इसलिए सवाल उठ रहे क्योंकि आप देखिए, राय साहब जो वकील हैं मंगेश यादव के, उन्होंने कई अहम और कई मौजूद सवाल उठाए हैं। उसमें एक चैनल को इंटरव्यू में बैठे हुए थे और मैं वो इंटरव्यू देख रहा था। कई महत्वपूर्ण सवाल हैं। सीधे तौर पर वो कह रहे भाई, 4 गोली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो 4 गोलियां हैं वो बताई गई हैं। 4 गोलियां लगी हैं मंगेश यादव को। एक गोली सिर में लगी है, लेफ्ट साइड से निकल करके लग करके, और वो दूसरी तरफ से वो आर पार हो गई। 2 गोली लगी हैं लेफ्ट साइड की बाजू में, एक कोहनी से ऊपर और एक कोहनी से नीचे, और एक गोली लगी है सीने में। उनका सवाल ये था कि 9mm की पिस्टल जो पुलिस यूज करती है, 9mm की पिस्टल मतलब उसकी जो मारक क्षमता होती है वो 20 गज के आसपास होती है। और 20 गज के आसपास की मारक क्षमता वाली पिस्टल से अगर कोई अपराधी भाग रहा है और वो भी बाइक से भाग रहा है, तो सवाल ये बहुत अहम है कि बाइक से भागने वाला आदमी 9mm की पिस्टल से और उसके बाएं साइड से इधर से गोली लगे और दूसरी तरफ से निकल जाए, ये अपने आप में चौंकाने वाली फाइंडिंग है। क्योंकि जिस पिस्टल की मारक क्षमता ही 18 गज 20 गज होती है, वो इसका मतलब ये है अगर गोली आर पार निकली है, और इनके वकील भी यही कह रहे हैं मंगेश यादव के, अगर गोली आर पार निकली है इसका मतलब सीधा सीधा है कि मंगेश यादव को सीधे तौर पर जो गोली मारी गई वो सटाकर गोली मारी गई। इसके अलावा जो सीने पर गोली लगी, उन्होंने कहा कि सीने पर जो गोली लगी है वो सीधे तौर पर आप देखेंगे कि भाई जब बाइक से 3 अपराधी भाग रहे हैं, भागते हुए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एसटीएफ की रिपोर्ट कह रही है। एफआईआर में ये दर्ज है कि 3 आरोपी थे, भाग रहे थे। तो जब भाग रहे थे तो उनके सीने में गोली कैसे लगी? और दूसरा सवाल ये कि जब उसने कहा कि उस पर फायरिंग कर दी, जब वो जो कट्टा उसके पास से बरामद किया गया है उससे गोली चली ही नहीं है। बहुत सारी ऐसे सवाल उठ रहे हैं कोर्ट के भीतर भी, क्योंकि देखिए मंगेश यादव के वकील लगातार इन बारीकियों को लेकर के उठा रहे हैं। थोड़ा सा इससे पीछे भी अगर जाएंगे तो मंगेश यादव का पूरा जो मामला रहा है ये बहुत सस्पिशियस रहा है। नहीं प्रशांत भाई, हम लोग को याद है कि उनके घर वाले ने क्या, मंगेश यादव के घर वाले ने क्या कुछ कहा, घर वालों ने क्या कुछ कहा, उनकी माँ ने क्या कुछ कहा। अब माँ का तो ये वर्जन आया कि भाई 2 दिन पहले पुलिस उठा कर ले गई थी,
और उनको 2 दिन बाद खबर मिलती है कि भाई उनके बच्चे का जो है एनकाउंटर कर दिया गया है। तो ये सब भी थ्योरी निकलकर सामने आई और सुना कि कोर्ट में भी मामला है इनकी मां की तरफ से जो दायर की गई है याचिका, उसमें ये सारे पॉइंट दिए गए हैं। जो उनके वकील है समर बहादुर यादव, अगर मैं नाम सही ले रहा हूं तो समर बहादुर यादव भी लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि क्या गोली को सटा के भाई अगर सामने से हमला हुआ है और अपनी आत्मरक्षा में पुलिस ने या एसटीएफ ने गोली चलाई है तो ये थ्योरी तो उनकी है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो कुछ निकल, अच्छा एक चीज और है कि शरीर पर घाव के निशान मिले हैं, तो वकील ये भी कह रहे हैं कि क्या किसी तरह से टॉर्चर भी किया गया था क्या, सवाल तो ये भी उठता है। बेसिकली घाव मिले हैं वो एक अलग चीज है, लेकिन वन साइडेड घाव मिले हैं, वन साइडेड चोटें हैं। तो वन साइडेड चोटें कैसे हो सकती हैं? अगर कोई व्यक्ति गिरा या गोली लगने से गिरा या मुठभेड़ में मारा गया तो वन साइडेड चोटें उसको कैसे लग सकती हैं? वन साइडेड एक तरफ है, शरीर के एक तरफ सारी चोटें हैं, दूसरी तरफ चोट नहीं है, एकदम क्लीन। और दूसरी बात, जो आप परिवार के वर्जन की बात कर रहे, देखिए उनके वो पारिवारिक सदस्य था, वो सदस्य अगर किसी परिवार का ज्यादा है वो आरोप लगाता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। नई बात इसमें है कि एसटीएफ की जो थ्योरी है वो कॉन्ट्रडिक्ट हो रही है, उसकी थ्योरी ही मैच नहीं कर पा रही है। हाँ, एसटीएफ ने कहा कि वो तस्वीरें आपको याद होगा जो भारत ज्वेलर्स के यहाँ खड़े हुआ था और एसटीएफ पुलिस की तरफ से वो तस्वीरें जारी की गई थी जिसमें बाकायदा बताया गया था कि ये मंगेश यादव है, यहाँ पर खड़ा हुआ है। अगर वहां पर मंगेश यादव खड़ा था तो जो मंगेश यादव की बहन कह रही थी कि मंगेश यादव जिस दिन की यह डकैती है 28 अगस्त की, उस दिन मंगेश यादव अपनी बहन की फीस जमा करने उसके स्कूल गया था, उसके साथ में था। तो अगर मंगेश यादव वहां था तो फिर भरत ज्वेलर्स के यहाँ जो वो फोटो जारी हुई वहां पर क्यों जारी हुई और कैसे जारी हुई? कई सारी कॉन्ट्रडिक्ट है प्रशांत भाई, मैं तो उस पर आ ही नहीं रहा। चलिए ठीक है, मंगेश यादव ने गलत किया, डकैती की, समझ में आता है, ठीक है, लेकिन ये तो भाई उस समय भी ये सवाल उठ रहे थे कि भाई एनकाउंटर क्या ये सही रास्ता है? और इस तरीके से जब वो बता रहे हैं कि सामने से हमला हुआ, वहां तक भी समझ में आ गया शायद ऐसा हुआ होगा, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सामने आई तो ऐसा तो कतई नहीं लग रहा है कि ऐसा हुआ है। सवाल तो तभी उठ रहे हैं। चंद्रशेखर एक और सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि अब तो दूध का दूध पानी का पानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कर दिया है और शायद इसीलिए इसे छिपा कर रखा गया था ताकि सच सामने ना आ जाए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने में, पब्लिक डोमेन में आने में क्या वाकई इतना वक्त लगता है क्या प्रशांत भाई? देखिए, मुझे थोड़ा सा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वक्त आता है, लगता है या नहीं लगता है, आप टाइमिंग देखिए, आप टाइमिंग देखिए, ये रिपोर्ट कब आई है? एक तरफ संभल में बवाल मचा हुआ है, संभल में हिंसा हुई, 5 लोग मारे गए, अपोजिशन के लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है। इतनी आपाधापी के बीच, इतने माहौल के बीच जब उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार फंसी हुई है बुरी तरीके से इस मामले में, उसी बीच मंगेश यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अचानक से आ जाती है। उससे पहले उत्तर प्रदेश के उपचुनाव होते हैं, धांधली के भयंकर आरोप लगते हैं, 5-5 बार का, 4-4 बार का विधायक, उसकी जमानत जब्त हो जाती कुंदरकी में जहां पर 62-65% मुसलमान हैं। इस तरीके की धांधली की खबरें आती हैं, अचानक से उन खबरों के बीच में संभल हिंसा की खबर आ जाती है। आप इन सब ये जो सारे डॉट्स हैं, अगर आप इनको एक एक से जोड़ते हुए जाएंगे तो आपको एक ये पूरी चेन समझ में आएगी। सवाल देखिए ये है कि क्या ये रिपोर्ट जानबूझ करके सार्वजनिक की गई है ऐसे वक्त में ताकि संभल का जो मामला है वो किसी तरीके से वो थोड़ा सा हल्का महसूस कराया जाए, हल्का किया जाए? और ये दोनों ही, भाई मंगेश यादव और संभल में मुस्लिम्स का मामला, यादव और मुस्लिम्स किसके वोटर माने जाते हैं उत्तर प्रदेश में? और मेन अपोजिशन, ताकतवर अपोजिशन इस वक्त ना सिर्फ नेशनल लेवल पर बल्कि उत्तर प्रदेश में भी और नेशनल लेवल पर भी समाजवादी पार्टी के अलावा और तो कोई है नहीं। तो अखिलेश यादव पहले कह चुके हैं ना, अखिलेश यादव ऑन द रिकॉर्ड कह चुके हैं, ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि भाई जाति देखकर हत्याएं की जा रही हैं। ये तो उन्होंने साफ साफ लिखा ना ट्विटर पर। बिल्कुल लिखा। उसके भी आप देखिए अनुज सिंह का जिसका एनकाउंटर किया गया,
अनुज सिंह का एनकाउंटर किया गया, ये बात लिखने के बाद, अखिलेश के बाद अनुज सिंह का एनकाउंटर कर दिया गया। सवाल यह है कि क्या चेक एंड बैलेंस का मामला चल रहा है क्या? ये बात भी अखिलेश यादव ने लिखी थी। नहीं, क्या बैलेंसवादी सरकार हो गई है? अखिलेश यादव का ये शब्द है, बैलेंसवादी सरकार। क्या बैलेंस करने के लिए सिर्फ किसी की जान ले ली जाएगी? अनुज सिंह का एनकाउंटर किया गया था, याद कीजिए। ठीक बात है। 2 तारीख को मंगेश यादव को उठाया गया, एक तारीख की रात में शायद 2 बजे उसको उठाया गया, और 5 सितंबर को उसका एनकाउंटर किया गया 3:15 बजे के आसपास, और 5:20 के आसपास मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर 5:20 के आसपास उसको डेड डिक्लेयर किया गया। सवाल यह है कि 1 तारीख की रात से 4 तारीख तक मंगेश यादव कहां था? और सोर्स तो यह भी कह रहे थे उस वक्त कि यूपीएसटीएफ ने 4 और लोगों को हिरासत में लिया था, गिरफ्तार किया था, उठाया था, लेकिन लोकल पुलिस ने उन 4 लोगों को अपने क्षेत्र में अरेस्टिंग दिखाने से इनकार कर दिया। कहा गया, पुलिस की तरफ से जो सोर्सेस बताते हैं, यह कहा गया कि उस मामले में सीधे तौर पर जो लोकल पुलिस थी उसने कहा हम अपने ऊपर नहीं लेंगे, आप जो कर रहे हैं आप अपना संभालिए। और उसके बाद अनुज सिंह का एनकाउंटर किया गया। तो बहुत सारी ऐसी थ्योरी हैं, बहुत सारे ऐसे लूप होल हैं। एक बात बताइए मुझे, जो मंगेश यादव जिसके हाथ में कभी तक आज मतलब एनकाउंटर के दिन तक जिस व्यक्ति के नाम पर आर्म्स एक्ट में एक मुकदमा तक दर्ज नहीं था, उसको 1 लाख का इनामी डिक्लेयर कर दिया गया अचानक। 1 तारीख को रात में उठाया गया, 2 तारीख को, 5 तारीख को एनकाउंटर हुआ, और पहले 50,000 का इनामी, फिर 1 लाख का इनामी। और इस बीच 4 तारीख को जो मुख्य साजिश करता था, जो मुख्य अभियुक्त था विपिन सिंह, वो कोर्ट में सरेंडर कर देता है। वो सरेंडर कर देता चल रहा है। और सिर्फ विपिन सिंह नहीं, इसके 2 भाई और थे उसमें, विमल सिंह और विनय सिंह, विवेक सिंह। तो आप ये समझिए कि 3 भाई थे, 3 भाई, उनका कुछ नहीं कोई कर पाया। मंगेश यादव को ढेर कर दिया, उधर अनुज प्रताप सिंह को मार दिया। तो ये अपने आप देखिए बहुत सारे सवाल है। जब ये मामला कोर्ट के भीतर जाएगा और जब ये तथ्यों की और फैक्ट की कसौटी पर रख करके कसा जाएगा ना, उस वक्त आप देखिएगा एसटीएफ की हालत क्या होगी। क्योंकि देखिए, जब आप ताकतवर होते हैं तब आप इस तरीके के कारनामे कर तो गुजरते हैं, इसका खामियाजा आपको बाद में भुगतना पड़ता है। चंदौली की घटना आपको याद है? एक पुलिस का सिपाही, उसको गौ तस्करी के फर्जी आरोप लगाया गया और उसको सीधे तौर पर बर्खास्त कर दिया गया सर्विस से 2021-22 से। और एसपी समेत 18 पुलिसकर्मी इसमें वो थे। और क्यों? क्योंकि उसने ये आरोप लगा दिया था, भैया ये चंदौली जो थाने के जो लोग हैं चंदौली में, ये लोग 12.5 लाख रुपए की महीने की वसूली कर रहे हैं। लेकिन कोर्ट में मामला गया, सब पर नामजद हुआ है, सब पर मुकदमा दर्ज हुआ है। तो आप ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने देखिए पिछले दिनों बहुत अच्छी बात कही। उसने कहा कि आप सत्ता का जो है आनंद मत उठाइए। आप कोर्ट के मामले में कोर्ट की पेरिफेरी में आएंगे, कोर्ट की परिधि में आएंगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा, दिमाग ठिकाने हो जाएगा। उसने सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और ऐसे बहुत सारे मामले, आप हैदराबाद एनकाउंटर केस को देख लीजिए। ठीक है, अपराध होता है, अपराध इस समाज की, भाई अपराध समाज का एक अभिन्न अंग है, अभिन्न हिस्सा है, उसको खत्म नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि न्यायपालिका का काम जो है पुलिस और प्रशासन के लोग करने लगे। भाई जो जिसका काम है वो उसको करने दीजिए। बिल्कुल, सिंपल सी बात है। अपराधी को सजा उसके हिसाब से मिलनी चाहिए, कोर्ट देगा। बिल्कुल, ये सवाल कई उठे हैं, लेकिन अब एक बार फिर से मंगेश यादव का नाम फिर से उत्तर प्रदेश में गूंज रहा है। और जाहिर सी बात है, आगे आने वाले वक्त में इसको, जैसा कि प्रशांत भाई भी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहेगी। और जैसा कि पहले हमने देखा था, जिस तरह से हमलावर हुए थे अखिलेश यादव, इस बार क्या कुछ बयान निकल कर आता है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है सामने, उसकी चर्चाएं खूब हो रही हैं। प्रशांत भाई बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए।